नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार। सुर्खियां अखबार की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए करते हैं आपकी खबरों की शुरुआत। आपके साथ में दीपिका सिंह। राज्यसभा के सभापति धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। देखिए, अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया। ये नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया है। देखिए, नोटिस पर करीब 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सभापति धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाया है। कांग्रेस को आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआई-एम, जेएमएम, आप और डीएमके का साथ मिला। नोटिस पर तकरीबन 60 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। बिल्कुल, देखिए तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। खबर क्या है विस्तार से वो हम आपको पूरे डिटेल में जानकारी देंगे। देखिए, सभापति पर पक्षपातपूर्ण रवैये और सत्ता पक्ष की पैरवी करने का आरोप लगाया गया है। हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, द्रमुक, आरजेडी, टीएमसी के साथ ही माकपा, भाकपा और अन्य 60 सांसद शामिल हैं। लेकिन खड़गे और सोनिया गांधी के दस्तखत इस पर नहीं हुए हैं। तो देखिए, राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, यानी कि जो उपराष्ट्रपति भी है जगदीप धनखड़, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो पक्षपात करते हैं। सत्ता पक्ष के लिए हमेशा वो जो सुनवाई है वो करते हैं और कोशिश करते हैं कि सत्ता पक्ष को किस तरह से उनकी बात सही ठहराई जाए। देखिए, राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सभापति और राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। नोटिस में जगदीप धनखड़ पर सदन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और सत्ता पक्ष की पैरवी करने का आरोप लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 60 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इसमें ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे और ना ही सोनिया गांधी शामिल हैं। ये दो लोग अब तक साइन नहीं कर पाए हैं, इनके हस्ताक्षर इस पर नहीं नजर आए। देखिए, बड़ी बात इसलिए हो जाती है चूंकि कहा जाता है कि 72 साल में, जी हाँ 72 साल में ये पहली मर्तबा है कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया हो। जैसे कि पूजा भी आपको बताई थी, इस खबर को कल बहुत प्रमुखता से रखा भी गया था। पूरे दिन सुर्खियां भी बनी रही कि 60 सांसदों ने किस बाबत हस्ताक्षर किए। कहा गया है कि देखिए, आप पक्षपात जो रवैया है वो अख्तियार कर रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारी बात को दबाया जा रहा है, ये विपक्ष का कहना है। राज्यसभा महासचिव को सौंपे नोटिस में जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाया गया। आंकड़ों के गणित से प्रस्ताव पारित होने की फिलहाल गुंजाइश नहीं। देखिए, यदि हम देखें, प्रस्ताव तो पारित कर दिया आपने और आपने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन हम पहले बता रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो गई, सोनिया गांधी ने इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए। अब आंकड़ों की हम बात करते हैं, क्या आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा? तो समझिए जरा, आंकड़ों के गणित में विपक्ष के पास राज्यसभा में तकरीबन 103 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के पास है 126 सांसद। अब ऐसे में धनखड़ को हटाने का जो प्रस्ताव है उसके पारित होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो ये समझिए, यानी कि आपके पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी उतने दुरुस्त नहीं हैं। इसके अलावा प्रस्ताव में वर्तमान सत्र में सदन में आने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। यानी कि यदि आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो कम से कम 14 दिन पहले वो नोटिस आप दें, उसके बाद इस पर विचार विमर्श किया जाता है, इसके बाद इस पर चर्चा की जाती है। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। अब जरूरी है, जबकि 20 दिसंबर को समाप्त हो रहे सत्र में केवल 9 दिन शेष रह गए, तो महज यूं कह सकते हैं एक खाना पूर्ति है, और खाना पूर्ति से ज्यादा और कुछ नहीं है। विपक्ष का ये एक मेलो ड्रामा ऐसे कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। बहरहाल, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि सभापति को हटाने के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं 60 सांसदों की ओर से, अब देखना होगा कि इस पर रुख क्या नजर आता है। खबरों में बढ़ते आगे, लालू का भी ममता को समर्थन, बोले कांग्रेस की आपत्ति से फर्क नहीं है। और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस इस इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, लेकिन
इसके साथ ही दल जो है वो अब राहुल गांधी के साथ दिखाई नहीं देते हैं। और ममता बनर्जी को समर्थन किया जा रहा है। जितने भी दिग्गज हैं उनका कहना है कि ममता बनर्जी वो चेहरा हो सकती है जो इंडिया गठबंधन को लीड कर सकती हैं। जाहिर सी बात है, अब देखिए INDIA गठबंधन में किस तरीके से दरार पड़ गई है, इसकी बानगी फिर सामने आई। कल देखिए लालू प्रसाद यादव ने ये बड़ी बात की थी और ये खबर दिन भर सुर्खियों में भी रही थी। लालू का भी ममता को समर्थन है, बोले कांग्रेस की आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आपको बता दें कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज थे वो ये कह रहे हैं कि देखिए यदि हम TMC का जिक्र करते हैं तो TMC एक क्षेत्रीय पार्टी है, ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय नेता है, उनका वर्चस्व जितना भी है वो पश्चिम बंगाल के भीतर ही है, तो वहाँ क्या एक नेशनल पार्टी को लीड करने की सामर्थ्य रखती हैं। ये तमाम जो है बातें कांग्रेस की ओर से कही जा रही। बहरहाल इस खबर की और डिटेल आपको दे दें। विपक्ष गठबंधन में नेतृत्व में सवाल पर अलग थलग पड़ गई है कांग्रेस। उद्धव, अखिलेश, शरद पहले ही ममता के साथ में खड़े हो गए हैं, तो फिलहाल शिवसेना UBT बोली बदलाव पर विचार किया जाना चाहिए। लालू यादव के बयान के बाद शिवसेना UBT के संजय राउत ने कहा कि कोई राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठा रहा। हालांकि अगर घटक दल बदलाव की बात कर रहे हैं, वरिष्ठ लोग इसमें संबंध में राय दे रहे हैं, तो गठबंधन को ताकत देना चाहते हैं तो इस पर विचार तो होना ही चाहिए। कांग्रेस को भी इसमें चर्चा में हिस्सा लेना लाजमी है। अब ये जान लीजिए कि विरोध के स्वर आखिरकार उठ क्यों रहे हैं। दरअसल लोकसभा के नतीजे आने के बाद गठबंधन की अगुवाई करी कांग्रेस ने घटक दलों की बैठक बुलाने के लिए कोई पहल पहले नहीं की। फिर हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में लगे झटके के बाद घटक दलों में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी भी उभरना शुरू हो गई थी और इसी बीच लोकसभा में मुद्दों के चयन, सीट प्रबंधन ने घटक दलों की नाराजगी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो फिलहाल अब देखिए क्या अब ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही है, क्या इसका असर बिहार के गठबंधन पर पड़ेगा, क्योंकि संकट के बादल तो वहां भी छाएंगे। तो लालू के बयान के बाद राजद कांग्रेस गठबंधन के बीच गहरी दरार पड़ती जा रही है। अब देखिए अब इस मस्ती पर देखना बहुत लाजमी हो जाएगा पूजा कि आखिरकार क्या बीच का रास्ता अख्तियार होगा, क्योंकि यदि हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस इस वक्त बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, बट कांग्रेस जो है वो एक राष्ट्र पार्टी है और ऐसे में अपने हाथ से नेतृत्व जाने देने की कोई भी संभावना नहीं है और ना ही ऐसा रिस्क कांग्रेस पार्टी उठाएगी। लेकिन जिस तरह से एक साथ तमाम विपक्षी दल जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल है, उनके सहयोगी हैं, आपको मालूम होगा कि TMC यानी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो आउटर साइड से बेशक से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करती है, लेकिन TMC इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब ममता बनर्जी चाहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाकर ममता बनर्जी के हाथ में इंडिया गठबंधन को लीड करने का एक मौका दिया जाए और आगे वो पार्टी का नेतृत्व करें। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो सकता है, इसके बारे में सोच पाना भी ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस अपने हाथ से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो वजूद है इसे खोने नहीं देना चाहती है। वहीं अगर हम विपक्षी दलों की बात कर ले तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनका भी साफ तौर पर कहना है, RJD हो, लालू प्रसाद यादव ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम चाहते हैं कि अब नेतृत्व बदला जाए और ये मौका ममता बनर्जी को दिया जाए। लेकिन अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पूजा डाइजेस्ट करना कांग्रेस के लिए कि क्या नेतृत्व उनके हाथ से चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल उठ रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व पे। हालांकि अभी कोई ये कह सकते हैं कि सामने बात नहीं आई है कि राहुल गांधी ही लीड कर रहे थे, लेकिन अपने आप जब इंडिया गठबंधन का जिक्र होता है तो ऑटोमेटिक ही जो कमान होती है वो राहुल गांधी के हाथ में अपने आप ही आ जाती है। इसी का विरोध कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पहले भी कर रही थी। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव थे तब भी ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि इस लीड को लेकर यानी कि जो मीटिंग्स होनी है उसमें इनिशिएटिव जो है वो कांग्रेस नहीं ले रही है। इसके अलावा ये भी बात सामने आई थी और देखा भी गया था कि लोकसभा की जो 40 सीटें हैं उस पर ममता बनर्जी TMC ने अकेले ही चुनाव लड़ा था। कहा था कि मुझे किसी तरह का कोई हस्तक्षेप INDI गठबंधन का, स्पेशली कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में नहीं चाहिए। अब स्थितियां इसके बाद और धीरे धीरे और बदतर होती गई और खराब होती गई, जिसमें हरियाणा का इलेक्शन हो गया, हाल ही में महाराष्ट्र का चुनाव हो गया। इसको लेकर कहा गया कि आपकी कोई रणनीति नहीं है। जब रणनीति आप अपनी बना ही नहीं पाते तो आप में वो गुर ही नहीं है कि आप एक बड़ी पार्टी को जिसमें तमाम विपक्षी एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं उसको आप
लीड कर पाए। यहाँ पर देखना बहुत लाजमी हो जाएगा कि कांग्रेस की ओर से क्या सॉलिड प्रतिक्रिया इस बाबत आ पाएगी या फिर नहीं। चलिए खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के भाषण का संज्ञान लिया। हाई कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया गया है। देखिए, अमर उजाला एनबीटी द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित भाषण की खबरों पर खुद ही संज्ञान ले लिया है। जस्टिस यादव के कथित भाषण पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जानकारी मांगी। विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कई टिप्पणियां की थी, जिन पर अब विवाद गहरा गया। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से पहले न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान सीजेआई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को खत लिखा। इसमें उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग की। वकील, गैर सरकारी संगठन न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान सीजेएआर के संयोजक प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ जांच की मांग की। देखिए, वीएचपी के प्रोग्राम में जस्टिस के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है रिपोर्ट। तो ये है खबर, विस्तार से जानकारी आपको देते हैं। देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जो भाषण दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जानकारी मांगी है। 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में विश्व हिंदू परिषद की कानूनी कार्रवाई और हाई कोर्ट इकाई के एक प्रांतीय सम्मेलन में कहा था कि समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, साथ ही लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। जस्टिस यादव के बहुसंख्यक के हिसाब से कानून समेत अन्य कथित बयान का वीडियो सामने आने पर कई लोगों के कड़ी आपत्ति सामने आई। अखबार में छपी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस मुद्दे पर पूरी जानकारी देने को कहा और साथ ही सीजेएआर यानी कि कैंपेन फॉर जुडिशियल एंड रिफॉर्म ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर जस्टिस यादव के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, सीजेएआर के संयोजक एडवोकेट प्रशांत भूषण ने पत्र में कहा, जस्टिस यादव ने यूसीसी का समर्थन करते हुए ऐसा भाषण दिया जो विवादास्पद है। वीएचपी के कार्यक्रम में शामिल होना और उनके बयान न्यायिक अनुचितता का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वीएचपी के कार्यक्रम में जिस तरह से वो शामिल होने के लिए पहुंचे, इसका विरोध किया जा रहा है। खुद कोर्ट की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है कि इस तरह के बयान आप नहीं दे सकते हैं। और जाहिर सी बात है पूजा, जब इस तरह के बयान खुद जस्टिस दें तो अपने आप में सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, आपत्ति भाषा को लेकर थे स्पेशली, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायाधीश यादव ने विहिप के कार्यक्रम में पिछले दिनों कहा था कि सामाजिक नागरिक संहिता यूसीसी उद्देश्य धर्मों समुदायों पर आधारित असम्मान कानूनी प्रणाली को समाप्त कर सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता और को बढ़ावा देना है। कहा कि भारत अपने अनुसार यानी कि जो बहुसंख्यक हैं उनकी इच्छा के अनुसार चलेगा, कठमुल्ला देश के लिए घातक है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है और ये कहा गया कि हिंदुस्तान बहुमत की राय पर चलेगा, तो इसे एक घृणा कह सकते हैं कि इस्पद भाषण करार दिया गया। और अधिवक्ता एनजीओ कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक प्रशांत भूषण ने मंगलवार को सीजे खन्ना को खत लिखा और कहा कि देखिए, किसी से यदि एक जस्टिस इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका एक गलत मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं समाज में कन्वे होगा, जो कि ठीक भी नहीं है। अब इस मामले पे आगे भी संज्ञान लिया जाएगा। चलिए पूजा खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम। वहीं पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन हो गया है। पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एसएम कृष्णा का सोमवार देर रात करीब 2:45 पर निधन हो गया। वो 92 साल के थे। कृष्णा ने बेंगलुरु में अपने आवास पर अंतिम सांस ली और उन्हें उम्र से जुड़ी हुई बीमारियों से जूझना पड़ रहा था। कर्नाटक सरकार ने पूर्व सीएम के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मंगलवार को बताया कि कल सुबह 8 बजे एसएम कृष्णा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव
मधुर ले जाया गया। देखिए, जहां लोगों ने आपको बता दें कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया जाए तो उन्होंने भी ट्वीट किया था इस बाबत और कहा था कि मुझे बहुत दुख है, उनकी जो यादें हैं वो अविस्मरणीय हैं, जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बीजेपी ने जारी की है 10 विधानसभा क्षेत्रों की चार्जशीट। देखिए, टैगलाइन दिल्ली सरकार हुई है कंगाल, आप विधायक माला माल हो गए हैं। शीश महल का वापस जिक्र किया गया। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, भाजपा ने 10 विधानसभा क्षेत्रों की चार्जशीट दाखिल की और सबसे बड़ी बात थी कि किस तरीके से एक वीडियो भी जारी किया गया बीजेपी की ओर से। बीजेपी की आरोप पत्र समिति ने 10 विधानसभा क्षेत्रों की चार्जशीट जारी कर दी है और जिन विधानसभाओं की चार्जशीट जारी की गई वहां आप विधायकों को आड़े हाथों लिया गया। इसमें गंदा पानी, सीवर की समस्या, जर्जर सड़क, आयुष्मान योजना लागू नहीं करने के साथ ही दिल्ली सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य मॉडल पर घेरा। चार्जशीट की नई टैगलाइन दिल्ली सरकार हुई कंगाल, आप विधायक मालामाल। शीश महल में केजरीवाल भी जारी की गई। देखिए, दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में समिति के संयोजक विजेंद्र गुप्ता ने चार्जशीट जारी करते हुए कहा कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने विशेष सर्वे किया, क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की गई, क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन किया गया और क्षेत्रीय विधायक के बारे में लोगों की रायशुमारी ली गई। आम आदमी पार्टी जनता के सवालों का सामना फिलहाल नहीं कर पा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को अब घेरा जा रहा है, चूंकि नए साल में आपको बता दें, नए साल में फरवरी में अब चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर साफ तौर पर बीजेपी घेर रही है किस तरीके से। और देखिए, हम लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि 10 विधानसभा क्षेत्रों की चार्जशीट तो दाखिल की गई है। इसके अलावा बीजेपी ने एक वीडियो भी कह सकते पूजा जारी किया था कल। ये जो वीडियो था, ये वीडियो भी बहुत सुर्खियों में था। इस खबर को भी आपको बता देते हैं कि वीडियो क्या था। देखिए, एक खबर आपको दिखाई रहे हैं कि 10 विधानसभा क्षेत्रों की चार्जशीट दाखिल की। दूसरी खबर ये भी देखिए, इस पर भी नजर दौड़ाइए, जिसमें साफ तौर पर देखिए ये एक वीडियो जारी किया, जिम स्पा का वीडियो जारी किया गया, केजरीवाल को घेरा है। उन्होंने कहा कि देखिए, आपने कहा कि ये जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार से उपजी पार्टी है और देखिए भ्रष्टाचार के ही आरोप आप पर लगे हुए हैं। किस लिहाज से आपने इतना शानदार, इतना लेविश 7 स्टार जो सीएम हाउस है वो तैयार किया, किसके तैयार किया? जकूजी उसमें है, तमाम सुविधाएं उसमें हैं, जिम स्पा उसमें है, तमाम बड़े बड़े शैंडलियर्स उसमें हैं। तो ये तमाम बातों का जिक्र किया गया। तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा सिविल लाइन स्थित 7 फ्लैग स्टार रोड सीएम आवास निर्माण को लेकर की गई भ्रष्टाचार उनका पीछा नहीं छोड़ रहा और लगातार बीजेपी इस बाबत भी उनको घेर रही है। हम फिर कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए दोगुनी चुनौती है। दोगुनी चुनौती इसलिए है क्योंकि एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी लगातार बन जाती है। इसके अलावा कथित शराब का जो नीति का मामला है उसको लेकर तमाम जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के वो घिरे हुए हैं। तीसरी बार अपनी छवि को पाक साफ ले जाना है। इसके अलावा तमाम जो और मुद्दे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि पानी की गंभीर समस्या किस तरीके से इस बार गर्मियों में गहरा गई थी, प्रदूषण का लेवल आपने देखा होगा किस तरीके से हाई हो चुका है। इसके अलावा गंदगी का जो अंबार था वो आपने देखा होगा, यमुना की सफाई का जिक्र वो होगा। इसके अलावा भारी बारिश के चलते जगह जगह जो पानी भर जाता है, सीवेज की समस्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही है। और पूजा यही एक बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये जो है एक चिंता का सबब बन गया है। तो देखिए, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर से बेशक से लिस्ट जारी कर दी गई हो, लेकिन उस लिस्ट का प्रभाव इस बार चुनाव पे कितना पड़ता नजर आएगा ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें बदल दिया गया है, जिनके क्षेत्र बदल दिए गए हैं। बेशक से कई चेहरे रिपीट किए जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे के साथ ही जो एरिया है उसे बदलने का काम, क्षेत्र जो है उनका विधानसभा, उसे बदलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। अब कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे इस बार विधानसभा चुनाव में एक बार रिस्क लिया जाए और देखा जाए कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है और कांग्रेस को आखिर कितना पसंद करते हैं। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और करते हैं अगली खबर का। अब 14 को दिल्ली कूच करेंगे किसान, यानी कि 14 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर जमा किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी को तेज कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि किसान 14 दिसंबर को एक बार फिर
जोर लगाकर दिल्ली कूच करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता ने कहा कि अब हम लोग 14 दिसंबर को दिल्ली की ओर रवाना होंगे और हमारे प्रोटेस्ट को 303 दिन पूरे हो चुके हैं और किसानों के आमरण अनशन को भी 15वां दिन पूरा हो चुका है। देखिए, बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला रहेगा, ये बात तो कही जा रही है, लेकिन साफ तौर पे आपको बता दें कि बातचीत से तो बात बन नहीं रही है ना। क्योंकि आखिरी साल, यदि पिछले साल का हम जिक्र करते हैं तो पिछले साल भी आपने देखा होगा कि उन्होंने तब भी आरोप लगाया था कि हमसे संपर्क नहीं किया गया, चाहे नोएडा अथॉरिटी को लेकर हो या फिर अन्य मामले को लेकर हो कि हमें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। बहरहाल आपको बता दें कि 14 तारीख को कल जो महापंचायत की गई थी, कहा गया था कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम पंचायत करेंगे, आज हम डिसाइड करेंगे कि आगे का जो हमारा कदम होगा वो क्या कुछ होगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो पंचायत की गई थी उस मीटिंग में ये निकलकर सामने आया कि 14 को अब दिल्ली कूच किया जाएगा किसानों के द्वारा। किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया है। ये भी बता दें पंजाब के नेता सरवण सिंह पंढेर ने मंगलवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान 14 दिसंबर को दिल्ली के लिए पैदल मार्च फिर से शुरू करेंगे। यानी कि पैदल ही, यानी कि कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई ट्रॉली नहीं, कोई सामान नहीं, सिर्फ पैदल ही मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अभी तक कोई मैसेज हमको नहीं मिला कि सरकार ने अभी हमें बातचीत के लिए बुलाया नहीं है। फिलहाल किसानों के संगठन ने मीटिंग के बाद अब ये बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल, देखिए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों का ये कहना है कि 303 ऐसे किसान हैं जो अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और सिर्फ 303 किसान नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से किसान सीधे दिल्ली का कूच कर रहे हैं, दिल्ली का रुख कर रहे हैं और 303 दिन किसानों को प्रदर्शन करते हुए बीत चुके हैं और 15 दिन बिना कुछ खाए पिए किसानों को बीत चुके हैं। अब यहाँ पर बड़ी समस्या ये है कि किसानों की जो मांग है उसे सरकार अनसुना कर रही है। इतना विरोध और प्रदर्शन करने के बाद भी अब तक सरकार की ओर से कोई ऐसा रुख नहीं नजर आया। जबकि आपको मालूम होगा कि जगदीप धनखड़ ने फटकार लगाई भी थी कि अगर आपने कोई वादा किया है तो वो वादा आपको पूरा करना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि देश के किसान जो अन्नदाता है, देश का चौथा स्तंभ है, वो सड़कों पर आने को मजबूर है। पिछले साल भी वो सड़कों पर आए थे, इसी तरह से तड़पे परेशान हुए और एक बार फिर से वही नजारा हमें देखने को मिल रहा है। उस पर कार्रवाई कीजिए। चलिए, वक्त यहाँ पे एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ देश भर में सनातन हिंदू रक्षा मंच ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों की भीड़ ने जिला मुख्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई तो साथ ही जिहादी मानसिकता के खिलाफ भी हल्ला बोला गया। इस आक्रोश रैली में अलग अलग धार्मिक संगठनों के अलावा साधु समाज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। चंबा के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर से ये आक्रोश रैली निकाली गई और मुख्य बाजार में पहुंची। इसके बाद संगठनों के सदस्यों ने मुख्य चौक पर धरना दिया। आधे घंटे तक मुख्य चौक पर धरना देने के बाद रैली उपायुक्त कार्यालय पर रवाना हुई। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश, देश भर में प्रदर्शन और कई जगहों पर मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका गया। बांग्लादेश उच्चायोग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान विभिन्न सामाजिक और नागरिक संगठनों ने रैलियां निकाली। कई जगहों पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका गया और राजधानी दिल्ली में सिविल सोसाइटी के आह्वान पर विभिन्न संगठनों ने मार्च निकाला। इसके मद्देनजर बांग्लादेश के दूतावास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई और भुवनेश्वर में हिंदू सुरक्षा मंच की तरफ से प्रदर्शनी मैदान से लेकर लोअर पीएमजी तक निकाली गई और इसमें गायत्री परिवार, इस्कॉन परिवार, अनुकूल चंद्र सत्संग, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य साई ट्रस्ट, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, पतंजलि योग संस्थान,
प्रज्ञा मिशन, भारत योग संस्थान जैसे संगठनों ने हिस्सा लिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न हिस्सों में तख्तियां और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारी लगातार विरोध कर रहे हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक साथ आने का आह्वान लोगों से कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले में सकल हिंदू समाज की अगुवाई में चांदी चौक से जुटे प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका। कोतवाल में देश बढ़ाओ गणमंच ने अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताते हुए बांग्लादेश सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो फिलहाल देखिए, जाहिर सी बात है बांग्लादेश में जिस तरीके से स्थितियां बेहद जटिल बनी हुई है हिंदुओं के लिए, उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अभी देखिए, प्रमुख सचिवों की मीटिंग हुई थी। प्रमुख सचिवों की मीटिंग में कई तरह के बड़े निर्णय लिए गए हैं, कई तरह के विचार विमर्श किए गए। अब देखने वाली बात होगी कि जो माहौल बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए बना हुआ है, उस पर भारत जो प्रतिक्रिया दे रहा है, उसका क्या असर बांग्लादेश में पड़ता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लगातार आपको बता रहे हैं कि रैलियाँ तो रवाना हो गई हैं, लेकिन पूजा बड़ी बात ये होती है कि हमारे जो पड़ोसी देश हों उसमें जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो हमारी है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि किसी भी अल्पसंख्यकों को किसी भी देश में उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, उनका भी उतना ही ख्याल रखा जाए जैसे कि तमाम जो अन्य लोग हैं उनके अलावा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। 185 साल पुरानी मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया है। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में ये हिस्सा गिराया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का एक हिस्सा स्थानीय प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया है कि मस्जिद का हिस्सा बांदा बहरेच हाईवे पर बना अवैध निर्माण था। वहीं कार्रवाई को लेकर मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। वहीं बताया जा रहा है कि बहराइच बांदा मार्ग को चौड़ा किया जाना था। प्रशासन का दावा था कि मस्जिद का एक हिस्सा बांदा फतेहपुर रोड पर अतिक्रमण कर रहा था और इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 17 अगस्त 2024 को मस्जिद प्रबंधन के साथ 139 लोगों को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। देखिए, इस खबर को तमाम अखबारों ने जगह दी। एनबीटी ने काफ़ी फ्रंट पेज पे छोटे हिस्से में जरूर छापा है, लेकिन इसके मायने काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि इस वक्त आपने देखा होगा कि पूरे देश में लगातार तमाम मस्जिदों को लेकर हिंदू पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है कि देखिए, मुगल शासनकाल में किस तरीके से तमाम जो मंदिर हैं उनको ध्वस्त किया गया था और उसके ऊपर ही मंदिरों का निर्माण किया गया। फिलहाल देखिए, आपको बता दें, यूपी में मस्जिद का हिस्सा जो कि अवैध था, आपने बात सुनी भी होगी कि शिमला में भी वही तमाम चीज़ें थी कि एक अवैध हिस्सा ढाया गया था, तब पूरा मामला बिगड़ गया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की नूरी मस्जिद में अवैध कंस्ट्रक्शन के मामले को लेकर प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की और 185 साल पुरानी मस्जिद इसे बताया गया है। अधिकारियों ने दावा किया कि 2-3 साल पहले अवैध रूप से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था, यानी कि इस जिस जगह कंस्ट्रक्शन किया गया था वो सरकारी ज़मीन थी और जाहिर सी बात है सरकारी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करना अवैध होता है। इसके बाद बांदा बहराइच हाईवे में चौड़ीकरण में ये रुकावट बन रहा था। फिलहाल देखिए, विकास को लेकर भी इसका ध्वस्तीकरण करना लाजमी था, ये प्रशासन का कहना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से कहीं ना कहीं मस्जिद को हटाने का फैसला लिया गया, जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उससे प्रशासन ने सरकार ने हटा दिया, लेकिन अब इसको लेकर भी विरोध के सुर और बुलंद हो गए हैं। देखना होगा क्या कार्रवाई आगे की जाती है। बहरहाल हम खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। 12वीं के बाद किसी भी सब्जेक्ट में दे सकेंगे CUET और देखिए 5 पेपर का मिलेगा ऑप्शन। तो फिलहाल देखिए, 12वीं के बाद किसी भी सब्जेक्ट में आप CUET UG दे पाएंगे। 5 पेपर का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अमर उजाला तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। CUET UG परीक्षा 2025 में इस बार कई बदलाव होंगे। तो छात्रों के लिहाज से सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि इस बार स्टूडेंट्स CUET UG एग्ज़ाम में 12वीं में पढ़ाए गए विषयों के अलावा दूसरे विषयों में भी परीक्षा दे पाएंगे। UGC चेयरमैन जगदीश कुमार के मुताबिक इस बार का एग्ज़ाम सिर्फ कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में होगा। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक
यूजीसी चेयरमैन ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के एक विशेषज्ञ पैनल ने इस परीक्षा की समीक्षा की ओर कोई बदलाव करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद तय किया गया कि पिछले साल हाइब्रिड मोड के उलट 2025 से परीक्षा सिर्फ सीबीटी मोड में होगी। हमने विषयों की संख्या में भी 63 से घटाकर 37 कर दी है। हटाए गए विषयों के लिए प्रवेश सामान्य योग्यता परीक्षा गैट के अंकों के आधार पर तय की जाएगी। तो फिलहाल देखिए, अब 12वीं के बाद सब्जेक्ट में आप दे पाएंगे, आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे और नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये तमाम बदलाव किए गए हैं। तो फिलहाल आपको इस खबर को पूजा भी आप तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, देखिए 12वीं के बाद किसी भी सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, ये बहुत अच्छी खबर है। इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ, एक रिलैक्स तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम छात्रों को मिलने वाला है। खबर विस्तार से बताते हैं आपको, आखिर खबर क्या है। देखिए, विद्यार्थी अब अधिकतम 5 सालों में दे सकेंगे परीक्षा और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से होंगे प्रश्न। गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग की जो प्रक्रिया है वो आज भी जस की तस रहेगी, वो सेम ही रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए, विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिल के लिए CUT और UG के साथ ही CUT PG 2025 में अहम बदलाव किए गए हैं। इसकी अब केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT होगी। CUT UG में विद्यार्थी अधिकतम 5 सालों में परीक्षा दे सकेंगे। सामान्य विषयों की परीक्षा के लिए 45 मिनट के स्थान पर 1 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे और गलत उत्तर पर अंक काटे जाएंगे। प्रश्न पत्र 12वीं कक्षा के NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित होगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की सूचिता बनाए रखने के लिए इसे CBT मोड से कराने का फैसला किया गया है। तो देखिए, वाकई में बहुत अच्छी पहल है, जिससे छात्रों को अपनी प्रतिभा को उभारने का मौका भी मिलेगा। कई तरह के उनके पास ऑप्शंस भी होंगे, किस तरीके से आप एक अलग तरीके से जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें अपने आप को और निखार पाएंगे। ये जो कोशिश होती है वो शिक्षा व्यवस्था की यही है और शिक्षा विभाग की कोशिश भी यही है कि छात्रों को अपने प्रगति के एक अलग और सुअवसर उनको प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पत्नी की प्रताड़ना से 2 साल में 120 तारीख घूसखोरी। तो देखिए, तंग होकर IT पेशेवर ने मौत की राह को चुन लिया है। तो देखिए, फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां एक इंजीनियर ने मौत की राह को चुन लिया। बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर ने सुसाइड का मामला सामने आया है। उससे 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और सास पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो इसी कारण से सुसाइड कर रहा है। उन्होंने 9 दिसंबर को 1:20 पर 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो और 24 पेज का लेटर जारी कर कहा कि उनके पास आत्महत्या के सिवाय कोई उपाय नहीं बचा है। सोचिए कितनी ये दर्दनाक बात है। बिल्कुल, देखिए, आप मानसिक जो मेंटल लेवल है वो समझ पाएंगे, चूँकि पेशे से IT भी था। और उसने कहा कि देखिए, पत्नी की प्रताड़ना इस कदर थी, उसके घर वालों का प्रेशर इस कदर था कि मुझे सिर्फ मौत का ही रास्ता समझ में आया, मुझे सिर्फ अपना जीवन ही ख़त्म करना समझ में आया। ये वाकई बहुत दुखद है। 2 साल में 120 तारीख हो चुकी थी, यानी कि इतनी तारीख लग गई थी। घूसखोरी का आरोप लगा। तंग आकर IT पेशेवर ने मौत को चुन लिया। समस्तीपुर के रहने वाले थे। मूल रूप से अतुल का शव बेंगलुरु के फ्लैट में फंदे से लटका मिला। जौनपुर की निकिता से शादी हुई थी। मरने से पहले वीडियो व सुसाइड नोट में अपना दर्द बयां किया। पत्नी ने कहा था, सब मरते हैं, तुम क्यों नहीं मर जाते। तो अब देखिए, असंवेदनशीलता का परिचय भी
तो लोग वही सही। सुसाइड नोट में जौनपुर के परिवार अदालत की सुनवाई का जिक्र करते हुए अतुल ने कहा कि जज के समक्ष जब बताया गया कि उनकी पत्नी ने झूठे मामले दर्ज किए तो जज ने कहा तो क्या हुआ, वो आपकी पत्नी है, ये आम बात है। अतुल ने कहा झूठे मामलों के कारण कई लोग मर जाते हैं, तो निकिता ने कहा कि आप भी ऐसे क्यों नहीं मर जाती। इस पर जज ने जोर से ठहाका लगाया। अतुल ने कहा पत्नी ने ही मुझे मरने का रास्ता दिखाया और उसी ने कहा कि क्यों नहीं मर जाते, इसी से वो इतना आहत हो गया कि वो अपनी जान दे दी। मेरी मेहनत का पैसा मेरे दुश्मनों को मजबूत कर रहा है, ये भी लिखा। अतुल ने कहा कि देखिए मेरी पत्नी, उसके परिवार वाले मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं देते, ये लोग सिर्फ मुझसे पैसे की मांग करते रहते हैं। अब तक लाखों में दे चुका हूँ, जितनी अधिक मेहनत करूंगा अपने काम में बेहतर हो जाऊंगा, उतना ही मुझे मेरे परिवार को परेशान किया जाएगा, जबरन वसूली की जाएगी, पूरी कानून व्यवस्था मुझे परेशान करने वालों के साथ है। तो फिलहाल देखिए अपना दर्द अतुल ने बयां किया कि देखिए आगे भी यदि मैं कमाता हूँ, अच्छा कमाऊंगा, तब भी मुझ पर प्रेशर बनाया जाएगा, तब भी मुझसे पैसों की मांग की जाएगी। अभी तक तो मैं लाखों दे चुका हूँ, यानी कि मैं इस कदर परेशान हो चुका हूँ कि अब इस परेशानी को मैं ज़्यादा नहीं ढो सकता और अपनी जीवन लीला को यहीं समाप्त करता हूँ, जो वाकई में बहुत दुखद है। चलिए बिल्कुल, आगे देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से पति ने आत्महत्या की, सास और अपने वाइफ अपनी पत्नी से तंग आकर, वाकई ये कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि जहां हम एक अपने पति और पत्नी में पार्टनर का रूप देखते हैं, उनको इस तरह से मरने पर मजबूर करना, इंसानियत भूल जाना वाकई शर्मनाक है। चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। भारत का लक्ष्य 2025 तक 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष यात्री भेजने का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है और इसरो के मिशन गगनयान की क्रू रिकवरी टीम के पहले बैच को कोच्चि में नौसेना की जल जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा में नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो की एक टीम ने कई समुद्री परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया है। देखिए आपको बता दें, एक जो समुद्री टीम है, जो प्रशिक्षण की बात हम कर रहे हैं लगातार, देखिए इस प्रशिक्षण को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। तो कोच्चि में नौसेना की जल जीवन प्रणाली सुविधा में नौसेना के जो गोताखोर हैं, समुद्री कमांडो की एक टीम ने कई समुद्री परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया है। इसरो के अनुसार गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों ने एक दल को 3 दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करनी भारतीय समुद्री जल में उतारा जाएगा। इसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई। इसरो ने कहा कि उसने भारतीय नौसेना के साथ गगनयान का वेल डेक रिकवर ट्रायल किया है। इसरो ने एक बयान में कहा कि विशाखापट्टनम के तट पर एक वेल डेक जहाज का उपयोग करके पूर्वी नौसेना कमान में परीक्षण किए गए। इस दौरान भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि जहाज में वेल डेक को पानी से भरा जा सकता है ताकि नाव लैंडिंग क्राफ्ट्स बरामद हुए अंतरिक्ष यान को जहाज के अंदर ले जाया जा सके। तो फिलहाल देखिए इसरो नेवी कैरी आउट रिकवरी ट्रायल्स फॉर द गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के अंतर्गत तमाम नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाएगा ताकि आपको बता दें कि इस अभियान को और से ज़्यादा और सक्षम और यूँ कह सकते हैं सफल बनाया जा सके। फिलहाल तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस खबर को लगातार जगह दी जा रही है, क्योंकि ये एक मिशन है और गोताखोरों नौसैनिकों की इसमें मदद दी जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें जो भारत का लक्ष्य है वो 2025 तक लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का है। इसरो ने कि मिशन गगनयान की क्रू रिकवरी टीम के पहले बैच को कोच्चि में नौसेना की जल जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा ने गोताखोरों और नौसेना के गोताखोरों ने समुद्री कमांडो की एक नई टीम की कई समुद्री परिस्थितियों में प्रशिक्षण किया। देखिए अब ये जो गोताखोरों की टीम है ये भी उतरी, इनको प्रशिक्षण दिया गया। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसरो के अनुसार गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के एक दल को 3 दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके भारतीय समुद्री जल में उतारा जाएगा। तो फिलहाल देखिए ट्रायल किया गया है और इसके बाद किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा इसकी बानगी भी अब सामने आएगी। तो पहले ट्रायल और ट्रायल के बाद एग्जीक्यूशन देखने को हमें मिलेगा।
बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं इसरो की ये एक सफलता है, और सफलता ही नहीं बल्कि हर संभव प्रयास को आज तक परिणाम में बदलना है इसरो ने। कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इसरो और नेवी सक्सेसफुली रिकवरी ट्रायल को करने में सफल हुए और काफ़ी खुश वो नज़र आए, चेहरा खिलखिलाता नज़र आया, क्योंकि गगनयान मिशन अब सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो विद द नेवी सक्सेसफुली कैरिड आउट द वेल डेक ट्रेल ऑफ द गगनयान मिशन क्रू मॉड्यूल। तो देखिए, गगनयान मिशन जो है ये सफल होकर रहेगा, इसरो ने तो इतना साफ बता दिया है। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। क्षण होगा, एक बिल्कुल। चीज़ यदि हमारी सक्सेसफुल होती है तो जाहिर सी बात है हम विकास के पथ पर और तेज़ी से अग्रसर होते हैं। पूछा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए, और हिमाचल कश्मीर में ताज़ा हिमपात हुए, कई इलाकों में पारा शून्य के नीचे पहुंच गया है, और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। आपको बताते चले कि बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों में शुरू हो चुकी है। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में पिछले 3 दिनों से जारी हिमपात से पारा लुढ़क चुका है, और हिमाचल प्रदेश के कम से कम 7 जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। वहीं लाहौल स्पीति के ताबों में ये शून्य से 12.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। तस्वीर ज़रा देखिए आप, तस्वीरें आपका मन मोह लेंगी। जो स्नो प्रेमी है, जिसको स्नोफॉल से बहुत प्रेम है, वो हिमाचल जा सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, हिमाचल कश्मीर में ताज़ा हिमपात है। कई इलाकों का यदि हम जिक्र करते हैं तो पारा शून्य से नीचे चला गया है। पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक शीतलहर का प्रकोप है। देखिए, अभी आप महसूस करेंगे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं। तो ये ठंडी ठंडी हवाएं ऐसे नहीं बह रही हैं, क्योंकि पहाड़ों में इस वक्त बर्फबारी जमकर हो रही है, और इसीलिए मैदानी इलाकों में इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो अब देखिए, ना सिर्फ बर्फबारी हुई है, पर्यटकों की तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां भी इससे बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी मोटी परत जो है बर्फ़ की जम चुकी है, जिससे आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ताज़ा हिमपात के बाद कठुआ की पहाड़ियों पर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछ गई है। हिमाचल में सड़कों पर बढ़ी है फिसलन। देखिए, हिमाचल में बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ा। सोमवार रात को 7 जिलों का न्यूनतम तापमान -डिग्री में रिकॉर्ड हुआ। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई, कई जगहों पर पानी के पाइप जम गए। चंबा, किलाल, वाचा, सचे, जोत मार्ग बंद हो गए। उत्तराखंड में भी ठिठुरन बढ़ गई है। तो उत्तराखंड बर्फबारी व बारिश का असर बुधवार को देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 11 और 12 दिसंबर को पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया। अच्छा, इस बीच आपको बता दें, सबसे ठंडा जो एरिया रहा वो रहा गुलमर्ग। तो जम्मू कश्मीर कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजधानी जम्मू कश्मीर में सोमवार को सीजन की सबसे सर्द रात बीती, और घाटी में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ। गुलमर्ग 9 डिग्री पारे के साथ लगातार तीसरे दिन प्रदेश का सबसे ठंडा शहर नजर आया। तो फिलहाल देखिए, लुत्फ उठाइए पर्यटकों के, तो हालांकि मजे हैं, लेकिन थोड़ी दुश्वारियां जरूर होती हैं। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं ठंड के कारण जो एक पहाड़ का मजा है, जो लुत्फ जिसे पर्यटक उठाना चाहते हैं, वो अब जाकर उठा सकते हैं। चाहे फिर वो उत्तराखंड हो, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो कुल्लू मनाली ही क्यों ना हो, तमाम पर्यटकों का रुख अब इस साइड नजर आ रहा है। और खासकर दीपिका, आप देखेंगे क्रिसमस पे या फिर न्यू ईयर पे वहां लोगों को जगह तक मिल पानी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो बर्फबारी है उसे लाइव देखने के लिए लोग काफी उत्साहित होते हैं, काफी उत्सुक होते हैं, और इसके लिए वो ऐसे पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। चले, खबरों में हम बढ़ जाते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। भीड़ तो जेसीबी से खुदाई देखने के लिए भी जुटती है। अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। देखिए, साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। और देखिए, इस बीच आपको याद होगा किस तरीके से एक हादसा हुआ स्क्रीनिंग के दौरान, इसी को लेकर कहा गया, लेकिन एक्टर सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि पुष्पराज के फैंस नाराज हो गए हैं। अदिति राव हैदरी के पति ने हाल ही में एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने इशारों में सुकुमार की फिल्म पर निशाना साधा। उन्होंने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अल्लू अर्जुन को देखने के लिए पटना में उमड़ी भीड़ पर प्रतिक्रिया दी। उनकी तुलना जेसीबी खुदाई को देखने वाले के लिए इकट्ठा होने वाली भीड़ से कर दी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत में भीड़ का मतलब क्वालिटी नहीं है। तो देखिए किस तरीके से बोला है उन्होंने। ऑटो वाला इंश्योरेंस वाला, हर ऑटो वाला इंश्योरेंस वाला होगा।
और ये तमाम बड़ी बातें सामने। तो फिलहाल देखिए भीड़ तो जेसीबी से खुदाई देखने के लिए भी जुट जाती है। और देखिए ये बयान जो है ये वाकई में फैंस के दिल को धक्का देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के बयान की उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। तो अदिति राव हैदरी के पति है, उसने इस तरह की बयानबाजी दी और अब देखते हैं इसकी क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए क्या बयान दिया गया जिसे आप भी सुनेंगे तो हो सकता है अगर आपने पुष्पा फिल्म देख ली हो तो आप भी इसे सुनकर गुस्से में आ जाए, आपका भी दिल दुख जाए, क्योंकि साफ कहा गया भीड़ तो जेसीबी से खुदाई देखने के लिए भी जुटती है। हाल ही में अभिनेत्री अदिति राव हैदरी से शादी करने के बाद हिंदी भाषी क्षेत्रों में फिर से सुर्खियों में लौटे अभिनेता सिद्धार्थ ने लोकप्रियता साबित करने के लिए भीड़ जुटाने के चलन पर तीखी टिप्पणी की है। उनका इशारा फिल्म पुष्पा 2 के लिए पटना में जुटाई गई भीड़ की तरफ था। इस भीड़ को जुटाने के लिए खाने पीने के मुफ्त इंतजाम से लेकर दिहाड़ी मजदूरों तक के इंतजाम किए जाने की बात सामने आ रही है। अपनी नई फिल्म मिस यू के प्रचार के दौरान अब अभिनेता सिद्धार्थ से इस बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, भारत में भारी भीड़ का इकट्ठा होना आम बात है और ज़रूरी नहीं कि ये गुणवत्ता का प्रतीक हो। यानी अगर भीड़ इकट्ठा हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप गुणी हैं। भीड़ तो तब भी इकट्ठा हो जाती है जब जेसीबी से खुदाई की जाती है। इसके अलावा भीड़ तो जेसीबी से खुदाई के दौरान भी देखने को मिलती है। ये बयान दिया गया, कुछ नया हो रहा हो तो लोग कौतूहलवश वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन भीड़ जुटने का मतलब उन सब का वहां जो कुछ हो रहा है उसे ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। यानी देखिए साफ तौर पर आपको बता दें, बिहार के पटना में जब पुष्पा 2 फिल्म को लेकर वो वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होगी, लोग टावर पर चढ़े हुए हैं, किस तरह से खचाखच लोग भरे हुए थे। तो इसके पीछे का कारण सिद्धार्थ ने ये दिया कि जरूरी नहीं है कि फिल्म अच्छी हो या फिर उसमें कोई गुण हो, भीड़ कहीं भी कभी भी पहुंच सकती है। वो भी भारत में भीड़ इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दीपिका। लेकिन ये इस तरह की बयानबाजी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत सोचने में मजबूर कर देती है। क्योंकि यदि हम देखें किसी भी मूवी को लेकर आपने लोगों का उत्साह देखा हो, यदि हम पुष्पा की बात कर लें, बाहुबली की बात कर लें, लोगों का प्यार जो होता है अपने एक्टर के प्रति, अपने अभिनेता के प्रति इस कदर होता है कि उसकी एक झलक पाने के लिए वो लंबी लंबी कतारों तक में लग जाते हैं। और देखिए इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण तो हम कह सकते हैं पूजा, साउथ में साफ तौर पर देखने को मिलता है, जहां पर न सिर्फ अभिनेताओं को देखने के लिए होड़ होती है बल्कि उनके पूजा जाता है, उनको एक भगवान की तरह भी पूज सकते हैं। तो यदि आप इस बात में ये बोलें कि देखिए भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, तो सीधे सीधे ये अपमान है उन लोगों का जो अपने अभिनेता को मानते हैं, पूजते हैं और उनके शुभ चिंतक हैं। तो फिलहाल कुछ भी बयान देने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना चाहिए कि आप कहाँ, किस जगह, किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए एक अच्छी खबर अब आपको बताते हैं, हर ऑटो वाले का अब इंश्योरेंस होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है और नव भारत टाइम्स ने इस खबर को जगह भी दी है। आपको बता दें कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार बनने पर ऑटो चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कराकर सरकार देगी। केजरीवाल ने आज कहा, दिल्ली में सरकार बनने के बाद हर ऑटो वाले का 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा बनवाया जाएगा। ऑटो वालों को बेटी की शादी करने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वर्दी के लिए साल में 2 बार 25-2500 रुपए दिए जाएंगे और बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का खर्चा भी सरकार उठाएगी। इसके साथ ही ऑटो वालों की मांग पर पूछो ऐप को दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहला चुनाव जीतने में ऑटो वालों ने बहुत सहयोग दिया था, यकीन है कि इस बार भी अपनी हर सवारी को आपको वोट देने के लिए तैयार करेंगे, उन्होंने साफ ही कहा है।
देखिए जाहिर सी बात है, जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि साल की शुरुआत में फरवरी में इलेक्शन होने हैं और उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फ्री बज का जो सिस्टम है, एक बार फिर से आपको बता दें, आम आदमी पार्टी लगातार इसे अपना रही है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कहा था कि देखिए आप कह रहे हैं रेवड़ी, तो हाँ जी हम स्वीकार करते हैं रेवड़ी, और उसको लेकर एक बाकायदा कैंपेन भी आम आदमी पार्टी ने चला दिया था, आपको याद होगा। इस बीच देखिए हर ऑटो वाले का इंश्योरेंस होगा, ये भी कहा गया है। बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए भी सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली के ऑटो चालकों और डीटीसी में कॉन्ट्रैक्टर पर बेसिस पर काम करने वाले ड्राइवर्स कंडक्टर की मांगों को पूरा करने की नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रही है। रविवार को पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने बुराड़ी में ऑटो चालकों से संवाद किया और सोमवार को पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑटो चालकों ने अपने घर पर चाय पर बुलाया था। और वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने डीटीसी के संविदा ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर दी। इसी कड़ी में मंगलवार को केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ न्यू कुंडली में रहने वाले ऑटो चालकों नवनीत के घर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की है। तो केजरीवाल ने ऑटो चालकों से 5 वादे किए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी सरकार बनने पर सभी वादे पूरे करेगी। अब देखा ये होगा कि इंश्योरेंस का वादा तो आप कर रहे हैं, पिछली मर्तबा 10 साल से कहीं ना कहीं सरकार में आपको तमाम जो आम जनता विजयी बना रही है, अब क्या आप जीत पाएंगे विधानसभा चुनाव, ये देखने वाली बात होगी। पूजा बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं जीत का ही एक लालच है, कह सकते हैं हम, कि तमाम तरह की चीज़ों को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है दिल्ली में। अब ऑटो वालों को बेहतर सुविधा मिलेगी अगर आप न केवल खुद आपको वोट देते हैं, बल्कि आपके ऑटो में जो सवारी बैठ भी रही है उसे भी आपको मनाना है कि वो आपको वोट करे। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।